हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के फोर्थ लेसन में हम आइल्स की रियल राइटिंग टास्क 1 इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। पहले के जो तीन लेसन हैं उसमें हमने किया वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि समझने बहुत जरूरी हैं रियल राइटिंग करने से पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मुझे पूछ रहे थे कि सर असल में राइटिंग स्टार्ट कब होगी। तो डेफिनेटली अगर आपको वोकैबुलरी नहीं पता, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस नहीं पता और आपको अगर बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता, तो आप रियल में राइटिंग कैसे करोगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम राइटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये तीनों कंसेप्ट्स पहले तीन वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम कवर कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज मैं रिकमेंड कर रहा हूं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, प्लीज आप पहले जाके उन लेक्चर्स को देखिए। उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स तीनों का डाल दूंगा और फिर इसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए, आपको इजीली आसानी से समझ में आने वाला है। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ये एक लाइन डायग्राम है। हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि लाइन डायग्राम सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे, और इस चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। लाइन डायग्राम हमेशा टाइम के ऊपर बनती है। इसके वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो है वैल्यूज, और ये वैल्यूज लाइंस की फॉर्म में जो है टाइम के साथ जो चेंज हो रही है वो उसको दिखाया गया है। और ये किस चीज की वैल्यू है? द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल इन 4 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम 1995 टू 2010। प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की गई है परसेंटेज में कोयल से, COL कोल से, इन 4 यूरोपियन कंट्रीज। 4 यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क एंड जर्मनी। इन 4 कंट्रीज में फ्रॉम 1995 टू 2010, 1995 से लेके 2010 तक। तो ग्राफ बिल्कुल क्लियर है और आपको स्टेटमेंट इस तरीके से वहां पे एक्चुअल में आपके एग्जाम में आएगी। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। ये जस्ट जनरल आपकी डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड कोटिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स। तो ये तो होगी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। और जो मेन जो पार्ट है, जो कि ये रेड कलर में है, जो ये है मेन पार्ट, जो कि मेन स्टेटमेंट है, वो क्या है? द ग्राफ शोज द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल इन 4 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम 1995 टू 2010। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये सेम इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है और हमारा जो पहला काम है वो है इसी स्टेटमेंट को एज अ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लिखना। तो लिखेंगे, उसमें ध्यान क्या रखना है? उसमें ध्यान हमने ये रखना है कि नंबर एक ही सेंटेंस में हमने, जैसे कि इसने एक ही सेंटेंस में कोई भी बीच में फुल स्टॉप नहीं है, एक ही सेंटेंस में लिखा, हम भी एक ही सेंटेंस में लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे इसके फ्रेजेस एंड इसके जो वर्ड्स हैं, जितने भी आप चेंज कर सकते हो, वेरिएशंस दिखा सकते हो फॉर्मली, उतनी हमने उसको वेरिएशंस दिखा के हमने इसको अलग वर्ड्स में, अलग फॉर्मेशन में लिखना है। तो मैं यहां पे इसको फ्रेज बाय फ्रेज, वर्ड बाय वर्ड लिखूंगा। इसकी टेक्निक भी आपको अभी बताऊंगा और आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, उससे पहले यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे लिखे 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स, एट लीस्ट 150 वर्ड्स, नॉट लेस देन 150 वर्ड्स। इनफैक्ट जब आप इसका पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे इसके ऊपर, जिसमें रहेगा इंट्रोडक्शन, फिर रहेगा ओवरव्यू, और फिर आएगा बॉडी पैराग्राफ 1, और फिर आएगा बॉडी पैराग्राफ 2। आप बॉडी पैराग्राफ 3 भी लिख सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो ये जो 4-5 पैराग्राफ्स का जो आपका फुल ऐसे बनने वाला है, तो ये जो पूरा का पूरा 150 वर्ड्स से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मींस नॉट लेस देन। यू कैन नॉट राइट 149 वर्ड्स, इजंट इट? आप ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन यहां पे उन्होंने नहीं बताया हुआ कि कितना ज्यादा लिखना है।
सिंपल सी बात है, टारगेट रख के चलिए 165 टू 175 वर्ड्स। 165 टू 175 वर्ड्स को आप अपने माइंड में लेके चलिए। 200 वर्ड्स या बहुत ज्यादा वर्ड्स अगर आप लिखोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसमें गलतियां भी ज्यादा होंगी। अगर आप जितना ज्यादा लिखोगे, मान लो 25-30 वर्ड आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो, तो उसमें ग्रामर की गलती, वोकैबुलरी की गलती, टीए की गलती, सीसी की गलती, बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स उल्टा कम होंगे। सो हम बहुत ज्यादा भी नहीं लिख सकते। सो ठीक है, अपना जो टारगेट रखना है हम 150 टू 165 170 आप रख सकते हो। सो हम वापस आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन अभी हम लिखते हैं, मैं साथ साथ में लिख रहा हूं और आप देखिए। अभी इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द ग्राफ शोज। द ग्राफ शोज, हम इसको लिखेंगे हम इसको लिखेंगे द रेंडर्ड लाइन ग्राफ इलस्ट्रेटेड। अभी यहां पे जो वर्ड लिखा है हमने रेंडर्ड, जो हमने वर्ड लिखा है रेंडर्ड, इसका मतलब है प्रोवाइडेड, इसका मतलब है सप्लाइड, प्रेजेंटेड, गिवन, दिया हुआ। तो ये जो वर्ड्स हैं रेंडर्ड, बहुत फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। आप प्रोवाइडेड लिखिए, सप्लाइड लिखिए, प्रेजेंटेड लिखिए, दिया हुआ ग्राफ, आपके समक्ष दिया हुआ ग्राफ, लाइन ग्राफ। यहां पे ग्राफ वर्ड यूज किया है, तो आप ग्राफ की जगह पे आप लिख दीजिए डायग्राम, चार्ट, ठीक। सो डायग्राम लिखिए, चार्ट लिखिए, तो ऐसे वर्ड्स। इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड का मतलब दर्शाया गया आपके सामने, जो कि शो कर रहा है। तो ठीक है, इन्होंने जो वर्ड लिखा है, इन्होंने जो वर्ब लिखी है वो लिखी है शोज। साथ साथ में हम वोकैबुलरी भी कवर करते चलते हैं, अच्छी से अच्छी वोकैबुलरी, जिससे आपके अच्छे बैंड स्कोर आप हासिल कर सकते हो। सो इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड की जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कंपेयर्स, सॉरी यहां पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। लाइन डायग्राम आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। सो इलुस्ट्रेट्स, यहां पे जो हमने लिखना था वो हमने लिखना था इलुस्ट्रेट्स, ठीक। और इसके जगह पे जो अगर आप कुछ लिख सकते हो, तो जैसे कि कंपेयर्स, डिपिक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, प्रेजेंट्स, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, और भी बहुत सारे पोर्ट्रेज, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखना एक बार। ये जो आपको अच्छा लगता है तो वो वहां पे आप लिख सकते हो। सो द ग्राफ शोज, यहां तक ये जो हमने पहला किया है सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद यहाँ पे सीधा इसने लिखा हुआ है द प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी। हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं करेंगे, ये प्रपोर्शन है बिल्कुल। हम पहले देखेंगे ये है क्या, ये चेंजेस है। यहाँ पे शो कर रहा है हमें, जब प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉइल, इसने ये जो लिखा है, ये प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी क्या है? ये वैल्यू है, वैल्यू। और वैल्यू चेंज हो रही है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। जब भी आप देखोगे किसी भी चार्ट में, किसी भी वैल्यू चार्ट में, अगर उसमें टाइम चेंज हो रहा है,
जैसे इस केस में लाइन डायग्राम में तो हमेशा चेंज होगा ही। अगर बार ग्राफ में, टेबल में, पाई चार्ट में और किसी में मल्टीपल में भी आपको हो सकता है कि टाइम, रनिंग टाइम आ जाए जिसमें टाइम चेंज हो रहा है, जिसके साथ साथ वैल्यूज चेंज हो रही है। अगर ऐसा केस आता है तो हम उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो हम ये फ्रेज चेंज इन करके लिखेंगे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज ऑफ चेंज जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कर रखी है ऑलरेडी। सो यहां पे हम लिखेंगे चेंजेस इन, हम लिखेंगे चेंजेस इन चेंजेस इन, क्या चेंजेस आप देखिए, जो बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये चेंज किस में हो रहा है, वैल्यूज में हो रहा है, वैल्यूज में। तो वैल्यू किस में है, जो इसमें इन्होंने भी लिखा हुआ है प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड, इन्होंने इस तरह लिखा फ्रॉम कोयल। ये जो लाइन है प्रपोर्शन ऑफ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ की जगह पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज को आप क्या क्या लिख सकते हो, प्रपोर्शन, वैसे इन्होंने लिख रखा है पहले से ही, ये जस्ट आपके लिए, प्रपोर्शन ऑफ परसेंटाइल ऑफ परसेंटम ऑफ। अगर बाय द वे यहां पे नंबर्स होते तो हम यहां पे लिखते नंबर्स ऑफ, काउंट्स ऑफ, और बाय द वे यहां पे नंबर्स भी ना होते, यहां पे होता कुछ अनकाउंटेबल, मतलब कोई क्वांटिटी या अमाउंट होती, तो यहां पे हम लिखते अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, लेवल्स ऑफ। तो तीन तरह की जो हैं वो यूनिट्स रहते हैं यहां पे, एक तो नंबर्स, एक परसेंटेज और एक अमाउंट। तो यहां पे हमें जो इस केस में जो है वो हमारे पास है परसेंटेज, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ, परसेंटाइल ऑफ, परसेंटम ऑफ। ठीक है, जो नीचे वाले जो हैं ये ज्यादा अच्छे हैं, जो जो ऊपर जा रहे हैं तो उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो कम हो रही है, वो सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल साइड में जा रहे हैं। सो नीचे वाले जो है उनको आप ज्यादा यूज करिए। परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ बोल रहा है एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल। अभी ये जो फ्रेज है मैं यहां पे लिख रहा हूं एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड, इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको चेंज करेंगे हम सबसे बाद में। आपके बैंड स्कोर 6.5 आएंगे जहां फिर 8.5 आएंगे, ये जो है ये सबसे मेन फ्रेज जो है, सबसे मेन फ्रेज है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज इस एनर्जी का नाम है, इस पूरे चार्ट का सेंट्रल नेम है कि ये किसके ऊपर चार्ट बना हुआ है, एनर्जी जो कि प्रोड्यूस की जाती है कोयले से। ठीक, तो इसको सबसे बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, इसको मैं सेम टू सेम ऐसे ही लिख रहा हूं जैसे यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, मैं सेम टू सेम ऐसे ही लिख रहा हूं एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया, इसको चेंज करेंगे, इसको इसको इस लाइन को चेंज करेंगे। एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, कोयल आगे क्या है, इन 4 यूरोपियन कंट्रीज, 4 यूरोपियन कंट्रीज। आप ये जो फ्रेज है इन 4 यूरोपियन कंट्रीज, आप इनका नाम लिख सकते हो। ये जो 4 यूरोपियन कंट्रीज कौन है, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क एंड जर्मनी। ये अगर कैटेगरी 4 है, मतलब 4 या उससे कम, तो उनके आप नाम लिख सकते हो। अगर ये 4 से ज्यादा है तो आप नाम नहीं लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे मान लीजिए 5 है या 6 है, 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशंस, सिर्फ 6 वेरियस कैटेगरी ऑफ या वेरियस कंट्रीज, कुछ भी आप लिखोगे लेकिन आप नाम नहीं लिखोगे, कोई फ्रेज यूज करोगे उसकी जगह पे। लेकिन यहाँ पे 4 है तो हम इन चारों के नाम लिख सकते हैं। सो एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, ठीक है, इन
इन चारों के हम नाम लिख देते हैं, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क एंड जर्मनी। स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क एंड जर्मनी। चार कंट्रीज हो गए फ्रॉम 1995 टू 2010। तो इस फ्रेज को, जो कि हमारे पास अभी टाइम का फ्रेज है, हम लिख सकते हैं फ्रॉम की जगह पे बिटवीन का फ्रेज लिख लो। अगर आप बिटवीन लिखोगे तो यहां पे एंड आएगा, हम लिखेंगे यहां पे, ठीक, बिटवीन 1995 एंड 2010, फुल स्टॉप। अभी आप देखिए, ये जो हमने बिटवीन 1995 एंड 2010 जो हमने लिखा है, इसकी जगह पे कुछ और भी आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो, जैसे कि आप लिखोगे, जैसे कि, ठीक है, यहां पे लिख दो ओवर द पीरियड। तो ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है 1995 टू 2010। आप कुछ और लिख सकते हो, ओवर की जगह पे इन प्रेपोजिशन लग सकती है, ड्यूरिंग लगा सकते हो, पीरियड की जगह पे कुछ और ड्यूरेशन लिख सकते हो। कोमा अगर नहीं लगाना तो भी चल जाएगा, इसकी जगह पे फ्रॉम लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो ओवर द पीरियड फ्रॉम 1995 टू 2010। तो ये जो है आपको यहाँ पे लिखना है। दो तीन चीजें जो आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ध्यान रखनी है, वो क्या है? नंबर एक, यहां पे आप जो, जैसे कि पीरियड को काउंट कर लेते हैं, कहीं बोलेंगे भी 1995 टू 2010 मतलब ये 15 इयर्स का पीरियड है, 15 इयर्स की ड्यूरेशन है। तो यहां पे आप ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स लिख दोगे, लेकिन ये नहीं लिखोगे कि कब से कब तक। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। आपने इंट्रोडक्शन में इस चार्ट को बहुत क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है, कि वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में है, जो टाइम पीरियड है वो इस समय से लेके इस समय तक है, ठीक। आपने लिखना है 95 से लेके 2010। अगर आपने 10 साल लिखने भी हैं, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पे ओवर द 10 ईयर पीरियड, लेकिन साथ में मैं ये फ्रेज पक्का लिखूंगा फ्रॉम 1995 टू 2000। इसको आपने नहीं भूलना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने स्पेसिफिकली सब कुछ लिखना है जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट में नहीं भी लिखी होती, तो भी वो भी आपने लिखनी है, क्योंकि उसने जानबूझ के छोड़ रखी होती है। जैसे कि यहाँ पे इसने नहीं लिखा कि ये किस टाइप का ग्राफ, ये लाइन ग्राफ, लाइन डायग्राम, इसने जानबूझ के यहाँ पे छोड़, कभी कभी इसने छोड़ दिया होता है कोई पार्ट, परसेंटेज ये वैल्यू का पार्ट छोड़ दिया होगा, कभी कुछ ना कुछ एक तो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट से मिस होती है। वो देखते हैं कि आप चार्ट को देख के लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इज़न्ट इट? सो हमने स्पेसिफिकली क्लियरली जो चार्ट में मेंशन्ड है वो इंट्रो में हमने बिल्कुल क्लियरली लिखना है। इसके बाद जब हम ओवरव्यू लिखेंगे, BP1 BP2 लिखेंगे, उस टाइम पे आपको ये 95 2010 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंटेक्स्ट में ये क्लियर हो जाता है कि आपने इसको मेंशन कर रखा है, पहले आपने ये सब कुछ लिख रखा है। तो हमने ये जो अभी अभी इंट्रो को लिखा, द रेंडर्ड लाइन डायग्राम, द रेंडर्ड लाइन ग्राफ डायग्राम illustrates changes in the percentage of energy that was produced from coal in Sweden, France, Denmark and Germany between 1995 and 2010। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने मेन फ्रेज को चेंज अभी नहीं किया। अभी हम मेन फ्रेज को चेंज करेंगे। आपको इसके साथ ही फ्रेजिंग का भी पता चलेगा कि फ्रेजिंग कैसे की जाती है, उसके कुछ कंसेप्ट जो है ग्रामेटिकली वो भी कवर हो जाएंगे साथ में, और ये भी पता चल जाएगा कि बैंड स्कोर्स जो हैं वो इंक्रीज कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे इस साइड में मैं जो है मैं आपको ये जो मेन फ्रेज है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। एनर्जी दैट वाज चेंज फ्रॉम कोयल, यही फ्रेज, ये वाला फ्रेज जो है इसको हम दोबारा लिख रहे हैं।
फ्रॉम कोयल, energy that was produced from coal, energy that was produced from coal। अभी जब भी आपके पास कोई फ्रेज आता है, अभी उसको हमने चेंज करना है, ग्रामेटिकली भी मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे आप देखोगे लिखा हुआ है दैट वॉज। सो सबसे पहले आपने जहां पे भी दैट वॉज, विच वॉज, ये कुछ लिखा रहेगा तो आप इसको जस्ट इलिमिनेट कर दीजिए, इसको आप मत देखिए, इसको आप निकाल दीजिए इसमें से। सो आपका जो नेक्स्ट फ्रेज जो बना वो बना एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल। ये आपका जो है ये आपका सेकंड फ्रेज। आप ये वाला फ्रेज भी यूज कर सकते हो, प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल इन, आगे स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, जैसे हमने लिखा। अभी ये जो प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, आपको पता है एनर्जी क्या है, एनर्जी एक नाउन है, ठीक है। प्रोड्यूस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इजंट इट। आप उल्टा भी चल सकते हो, अगर मान लो यहां पे लिखा होता एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल। देखिए इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस यहां पे बीच में से, ठीक है, दैट वॉज को इलिमिनेट कर दिया, दैट वॉज हो सकता था लेकिन इन्होंने यहां पे नहीं लगाया। तो हम ये वाला फ्रेज भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपने यहां से उठाया, ठीक है, नकल की है, यहां से उठाया। तो ठीक है, हम क्या करेंगे फिर, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको नाउन में कन्वर्ट कीजिए, नाउन में। मैं इसको नाउन में कन्वर्ट करता हूं। अभी प्रोड्यूस का नाउन फॉर्म क्या है आपको दिमाग में होगा। अभी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूसिंग, ये जो है ये चारों तो वर्ब की फॉर्म्स है। आप इसको नाउन में कन्वर्ट कीजिए। सबसे की पॉइंट जो कि लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, लास्ट क्लास में समझाया था, कि आपको फ्रेजिंग करनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, कुछ भी करना है, जहां पे भी आपको वर्ब फॉर्म मिलती है, चाहे वो मेन सेंटेंस में मिलती है एज अ मेन वर्ब, चाहे वो पार्टिसिपल, जैसे इसमें पार्टिसिपल किस फॉर्म में हमें मिल रही है, चाहे वहां पे मिले, चाहे जेरंड के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में आपको अगर वर्ब मिलती है उसको आप नाउन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहां पे प्रोड्यूस्ड जो हमें जो वर्ड है ये वर्ब की फॉर्म में है, इसको मैं नाउन में, इसका बनेगा प्रोडक्शन। आपको ऑलरेडी इस वर्ड के वर्ड से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं ऑलरेडी, तो ये बन गया प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन वर्ड हो सकता है कि बहुत सारे के दिमाग में नहीं आया हो, इजंट इट। सो यही तो प्रैक्टिस है कि वर्ड्स बहुत आसान है, जो आपने बहुत बारी सोचे हुए हैं, बहुत बारी पढ़े हुए हैं, आपको उसके स्पेलिंग्स भी आते हैं, सब कुछ क्लियर है, लेकिन टाइम पे वो वर्ड आपके माइंड में नहीं आएगा क्योंकि लिंक नहीं है, लिंक नहीं है। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान अभी रखोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो प्रोड्यूस को हमने बना दिया प्रोडक्शन। बाकी का फ्रेज आप सेम रखो, यहां पे आएगा एनर्जी प्रोडक्शन, पीछे आ गया फ्रॉम कोल। अभी क्या है, जैसे कि हम एक वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड सेम मीनिंग का लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि शोज की जगह पे आप इलस्ट्रेट्स लिख दो, कंपेयर्स, डिपिक्ट्स लिख दो, डेमोस्ट्रेट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ आप रिप्लेस कर रहे हो ऑफ द सेम मीनिंग, इजंट इट। लाइकवाइज हम ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, पूरा का पूरा फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ ऑफ सेम मीनिंग के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, इजंट इट। तो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि वर्ड्स को चेंज करना है। भाई वर्ड्स को चेंज करना है, उस सभी वर्ड्स के सिनोनिम नहीं होते हैं। सो फ्रेज को कैसे चेंज करना है तो वो आपको यहाँ पे बताया जाए। सो जहां पे भी हमने लिखा था एनर्जी दैट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, आप थोड़ा सा पीछे चलिए वीडियो में, जहां पे हमने पूरा इंट्रो हमने लिखी है, वहां पे जो मैंने पार्ट पोर्शन को चेंज नहीं किया उसको आप इनके साथ रिप्लेस करके पढ़ के देखिए। तो ये जो है हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है। जब हमारे पास अभी एनर्जी क्या है, दैट इज द नाउन,
प्रोडक्शन क्या है, ये भी नाउन, फ्रॉम हमारे पास प्रेपोजिशन है और पीछे कॉल हमारे पास फिर से नाउन। आपको बताया था कि जो नाउन है ये आफ्टर प्रेपोजिशन में भी आता है, ये सब्जेक्ट में आता है, ये ऑब्जेक्ट में आता है, ये आफ्टर प्रेपोजिशन आता है। 3-4 जस्ट कंसेप्ट्स हैं, इनको बस अपने दिमाग में रखो। कोई बहुत बड़ी हम ग्रामर का नहीं कर रहे हैं, जितनी रिक्वायर्ड है जस्ट उतना ही कर रहे हैं। तो यहां पे देखो प्रेपोजिशन के पीछे कॉल, कॉल क्या है, ये नाउन है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दो नाउन है, जहां पे दो नाउन है इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज में बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जहां पे लिखा हुआ है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल। तो हमने किया क्या, एनर्जी पीछे लेके आ गए, प्रोडक्शन को हम आगे लेके चले, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल, ये वाला फ्रेज आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी आप देख पा रहे हो कि यहां पे भी आपके पास प्रेपोजिशन है, यहां पे भी आपके पास प्रेपोजिशन है, आपके पास दो दो प्रेपोजिशन है, ठीक। आप इनको आप जोड़ भी सकते हो, ठीक। ये जो है कोल, ये जो एनर्जी, हम फ्रॉम को निकाल देते हैं बीच में से। सो यहां पे आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ कोल एनर्जी, कोल एनर्जी, कोल एनर्जी। तो प्रोडक्शन ऑफ कोल एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोयल, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कोयल, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल, इन सब, ये सभी फ्रेज जो है इक्विवेलेंट फ्रेजेस हैं, ठीक। तो आप ये वाला, ये फ्रेज भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप यहां से ले लो, अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता ऐसे करके, ठीक, तो क्या होता, तो होता ये कोयल, ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कहां से हो रही है, ये कोयल से हो रही है, तो आप इसको भी आप जोड़ सकते थे, ठीक। तो मैं कहूंगा कोयल एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाला पूरा का पूरा जो है इस साइड में आ जाएगा, तो ये इस साइड में है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोल एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाला बन गया। सो देखिए हमारे पास कितने कितने फ्रेजेस बन गए, ये हो गया नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 फ्रेजेस, 5 फ्रेज है जो कि आप घुमा के लिख सकते हो अलग अलग, जब भी ये दोबारा यूज होगा, क्योंकि आपने वैल्यू का नाम तो लिखना ही है, जब भी आप वैल्यू का नाम लिखोगे तो कोई एक नया फ्रेज उठाएंगे और उसके साथ लिखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे, हाँ ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि वर्ड्स, आपने ये सोचना है कि वर्ड्स मैं चेंज कर सकता हूं, देखते हैं कि क्या हम वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी फ्रेज ले लेता हूं, प्रोडक्शन ऑफ कोयल एनर्जी, मान लीजिए ये वाला फ्रेज ले लिया, तो क्या आप प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन का कोई सिनोनिम है, ठीक है, आप बोलोगे हो सकता है जैसे कि जनरेशन, जनरेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये कॉमनली यूज नहीं होता, ठीक। हाँ, जहां पे प्रोड्यूस लिखा है जनरेटेड, मैं यहां पे एनर्जी जनरेटेड करके यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये कोलोकेशन जो है ये एक्सेप्टेड है और ये यूज होती है। लेकिन जनरेटेड का जो नाउन है जनरेशन, वो फुली गलत नहीं है, वो कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है कि आप बोलेंगे कि वो गलत हो गया, जनरेशन ऑफ फॉर एनर्जी, इजंट इट। तो ठीक है, वो भी फ्रेज बिल्कुल सही है, सेमी फॉर्मल थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन उससे अच्छा वर्ड है। फिर इसके बाद क्या आप कोल को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोल का कोई दूसरा नाम ही नहीं है। क्या आप एनर्जी को कुछ और लिख सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि हम लिख सकते हैं जैसे कि पावर, ठीक है, कोल पावर, ठीक। तो असल में पावर जो है ये भी कोलोकेशन सभी जगह नहीं बनाता है, पावर, पावर जो है थोड़ा कॉमन सेंस लेके चलना है यहाँ पे, कि सिनोनिम्स आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या सिनोनिम इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं मेडिकल में, कुछ कुछ होते हैं मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, सबकी लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी जो है वो अलग रहती है, और उनके हमें लगता है कि ये सभी एक दूसरे के साथ मतलब है कि इन सबके सिनोनिम है। तो इस केस में ठीक है, एनर्जी को हम पावर बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में पावर आप लिख नहीं पाओगे, पावर इज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, द साइंटिफिक लैंग्वेज, इजंट इट। सो ये यहाँ पे अगर नहीं भी लिखोगे पूरे ऐसे में, अगर आप एनर्जी 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 ही लिखते जा रहे हो,
आप बोलोगे कि हाई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन तो कर रहे हैं ना, हम वर्ड लेवल पे वर्ड वेरिएशन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम फ्रेज चेंज कर रहे हैं। उस वर्ड को किन अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रेजेस में लिख रहे हैं, उन्हीं वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंसेस में भी लिखेंगे। ठीक, तो इसमें ये जो एग्जामिनर है उसको भी इस चीज का पता है कि सभी वर्ड्स के एग्जैक्ट सिनोनिम या फिर सिनोनिम नहीं रहते, तो आपको वो वर्ड्स यूज बार बार करने ही होंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, आप जो फ्रेज है उसको चेंज करोगे, आप सेंटेंस चेंज करोगे, उसको किस तरीके से सेंटेंस में लिखना है उसका फॉर्म चेंज कर दोगे, तो आपको उल्टा ज्यादा मैंड स्कोर मिलेंगे, आपके जो ग्रामर में आपको ज्यादा स्कोर कर पाओगे। सो एक चीज और मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप अपना फ्रेज चेंज नहीं करते, सेम फ्रेज लिखते हो, तो आपको बैंड स्कोर जो है बहुत कम, मतलब आप ये मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको 4 बैंड स्कोर, मतलब बाकी सब कुछ चेंज कर दिया लेकिन आपने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन आप जब एक भी आप चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 6 बैंड स्कोर वाला फ्रेज पे पहुंच जाओगे। ठीक, आपने यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन ये आपने, ये हो सकता है कि वो सोच ले कि यहाँ से आपने कॉपी किया है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सेम यही लिखा हुआ है, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कोयल, हमने यहाँ से दैट वर्ड को उठा दिया, निकाल दिया। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद ये वाला जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि आपने वर्ब से नाउन में चले गए, जब भी आपने नॉर्मलाइजेशन कर दी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मतलब वर्ब टू नाउन, नाउन टू वर्ब में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो आप सीधा 6.5 और 7 के ऊपर जंप कर जाएंगे। तो ये वाला जो फ्रेज है ये सीधा आपको 7 बैंड स्कोर वाला फ्रेज है, अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, आपकी सही प्रेपोजिशन आपने लगाई हुई है, तो क्योंकि आपने वर्ब से नाउन के ऊपर जंप किया है, और ये जो है एक बड़ा कंसेप्ट है ग्रामर का जो आपने इसमें उनको दिखाया है। ठीक, तो डेफिनेटली ग्रामर में आपको ज्यादा स्कोर मिलेंगे। ठीक है, तो आप 7 बैंड स्कोर का फ्रेज आपने यहाँ पे लिख दिया, डेफिनेटली इसकी वोकैबुलरी भी चेक होगी, और जो है उसके उसमें से भी आपको बैंड स्कोर मिलेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आ गया, आप यहाँ पे नीचे आए, ये जो जितने भी फ्रेजेस आप आगे जो कर रहे हो ये 7.5 या फिर 7 और 7.5 के ही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, और उसको जैसे कि यहाँ पे ऑफ लगाया, यहाँ पे फ्रॉम लगाया हुआ है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे बनते हैं प्रॉपर प्रेपोजिशन के साथ, तो ये एक स्टेप और फर्दर है। ठीक है, ये भी जो है 7.5 वाला जो है, आप समझ सकते हो कि बैंड 7 और 7.5 बैंड स्कोर वाला जो है बैंड है। तो 4 से लेके 7.5 आपको जैसे कि हम ये पता है, तो ये अकेले ये ही नहीं है, और भी पूरी फॉर्मेशन चेक हो रही है, जैसे कि फॉर्मल फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी पहले बताई है, पूरी की पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन बताई है, वो फॉर्मेशन चेक होगी, बाकी फ्रेज भी चेक होंगे, तो आपका जो ओवरऑल बैंड स्कोर उससे बनता है। ये तो जस्ट आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आइडिया पे हमने गलती कुछ नहीं की है। यहाँ अगर आप देखो स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि भाई अगर हम गलती करेंगे तब हमारा बैंड स्कोर जाएगा, तब तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आइल्स के एग्जाम में उन्होंने आपकी क्वालिटी देखनी है, उन्होंने देखनी है आपकी रेंज, उन्होंने देखनी है कि आपको किस लेवल की इंग्लिश आती है, ठीक, लिखनी आती है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बैंड स्कोर्स में बहुत सारी वेरिएशन है। तो 4 से लेके 7.5 जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि वेरिएशन तो हो रही है, तो डेफिनेटली क्वालिटी मैटर्स। तो यहाँ पे गलती नहीं भी करोगे तो भी आपकी जो है लेवल को देख के, आपकी राइटिंग के लेवल को देख के आपको स्कोर मिलते हैं। तो समराइज करते हैं, जस्ट समराइज करते हैं, इसके बाद भी हम और जो है एग्जांपल्स जो है इंट्रोडक्शन की वो आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमने एक फ्रेज को छोड़ दिया था बीच में, तो उन फ्रेज की जगह पे आप उसको रिप्लेस कीजिए इन फ्रेजेस के साथ, और आपकी वो जो फुल एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार हो गई है। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। बहुत आसान है, जब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमें टाइम लग गया, 20-25 मिनट लग गए इसको समझाते समझाते, लेकिन जब आप लिखोगे, जब आप इसको एक्चुअली में लिखोगे समझने के बाद और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप यकीन मानिए आप 1 मिनट में बहुत अच्छी और सिंपल जो है हाई बैंड स्कोर वाली इंट्रोडक्शन आप लिख पाओगे। तो इसके बाद भी हम जितने भी ग्राफ्स आएंगे
हम उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, समझाएंगे आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ ओवरव्यू करेंगे उसमें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।